हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीसी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में। और पहला चैप्टर आप जैसे जानते हैं कि दो पार्ट में होता है। एक होता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा पार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि हम जो आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं वो होगा प्रकाश का परावर्तन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक के बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी शामिल किए गए हैं जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज का सेशन अगर आप देख लेते हैं तो फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन से आने वाला जितना भी क्वेश्चंस है, यानी 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में नहीं जाएगा पहले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से, यानी प्रकाश के परावर्तन से। ठीक ना? तो इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पे इसको नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है जो आ सकता है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है r इक्वल टू 2f, बी कह रहा है f इक्वल टू r और सी कह रहा है f इक्वल टू 2/r। कि हम लोग पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर का अर्थ होता है फोकस दूरी को ही हम लोग कहते हैं फोकसांतर, और फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? छोटी r से करते हैं। हम लोग जानते हैं f इक्वल टू r/2 होता है। और इसी को अगर, इस समीकरण को अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 2f हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आप यहां पे ढूंढिए कि f इक्वल टू r/2 मिल रहा है या r इक्वल टू 2f मिल रहा है। इन दोनों में से कोई ऐसा है जो आपको मिल रहा है इस ऑप्शन में, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा r इक्वल टू 2f है, जो कि यहां पे अभी तुरंत हम निकाले हैं समीकरण के माध्यम से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। यहां ऑप्शन में कहीं भी निर्गत कोण है क्या? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है आपतन कोण, बी कह रहा है परावर्तन कोण और सी कह रहा है दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या ढूंढना था? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण, और यहां पे निर्गत कोण ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा जो है काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वह जब वह वस्तु की स्थिति रही होगी, तो वस्तु की स्थिति क्या रही होगी? यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब वस्तु क्या होता है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में होती है, यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु क्या हो? अवतल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में स्थित हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना? आप जानते हैं अवतल दर्पण के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहां होती है कि अवतल दर्पण और उसके मुख्य फोकस के बीच में अवस्थित होता है, तब जाकर के काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है?
तो आप अच्छे से पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो है हमारा क्वेश्चन का रहा है 6 नंबर में, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण को हम एक और नाम से जानते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है ये अभिसारी होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7 नंबर का, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक और छोटा होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, यहां कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है। तो यहां पे ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण बी में कह रहा है, और सी में कह रहा है उत्तल दर्पण, और डी में कह रहा है इन सभी दर्पणों द्वारा। याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, या जिसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण के द्वारा भी हमेशा क्या मिलता है, हमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो अवतल दर्पण ही यहाँ पे एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा हमेशा हमें क्या मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी मिलता है और काल्पनिक भी मिलता है। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें हमें काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, जैसा कि ऊपर में हम देखे भी थे एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है उत्तल दर्पण, और सी कह रहा है अवतल दर्पण, और डी कह रहा है अवतल लेंस। तो लेंस तो यहां हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेंस से तो अब परावर्तन होगा नहीं। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अवतल दर्पण। ठीक ना। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी वस्तु द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो आप जानते हैं बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा, और बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है वो कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर का, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो आप जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा आभासी यानी काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए हम लोग 14 नंबर में देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, और इनमें से सभी। ठीक ना। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव। आप जानते हैं गोलीय दर्पण जो होता है उसका ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस
दूरी भी कहते हैं, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। फोकसांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी भी कहते हैं। अगला है हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपर्युक्त तीनों का। तो आप जानते हैं कि हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जब प्रतिबिंब आवर्धित होगा तब जाकर के जो दाढ़ी बना रहे हैं या जो दाढ़ी बनाते हैं वो उनको आसानी से दिखाई देगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से दाढ़ी बना पाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है, आप लोग सर्च लाइट देखे हैं ना, तो उसकी परावर्तक सतह जो होती है अवतल दर्पण की बनी हुई होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर का, रोगियों की नाक कान गले, नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, वैसा दर्पण का प्रयोग करना होगा जो क्या करता हो, प्रतिबिंब को आवर्धित यानी बड़ा करके दिखाता हो, ताकि छोटा चीज भी हमें अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो उस समय हम लोग जो है रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सर्च लाइट का प्रयोग करेंगे। और सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक में, ऋणात्मक में, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी जो ली जाती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यानी f बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इसमें हमें पूछा क्या जा रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं f इक्वल टू r बाई 2 होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी इस बार हमको r दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस बार हमसे उल्टा पूछा जा रहा है फोकस दूरी। तो हम जानते हैं f इक्वल टू r बाय 2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 28/2 करेंगे, 28/2 तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना होना चाहिए, फोकस दूरी होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इसमें क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी फोकस दूरी का क्या हो गया, दूना हो गया, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये 20 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का दूना हो गया, यानी फोकस दूरी का दूना। तो फोकस दूरी का दूना क्या होता है, तो वो होता है उसका वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना है
20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है वस्तु कहां रहेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा। अवतल दर्पण में वस्तु कहां रहेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा। और आप जानते हैं वक्रता केंद्र पे जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण, इसका मतलब है प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। प्रकाश हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, ठीक ना। तो किस प्रकार का ये तरंग है वही पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और साथ ही साथ ये एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए बी तथा सी दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कितना, डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी यानी आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछ रहा है यानी एफ बराबर, तो हम जानते हैं r/2 होता है, तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन था, 25 का। अब हम लोग चलेंगे किस पे, 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है 26 में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी यहां भी वक्रता त्रिज्या हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और इसमें दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है और इसकी फोकस दूरी पूछी जा रही है। किसकी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा रही है। ध्यान में रखिएगा, उत्तल दर्पण की क्या पूछी जा रही है, फोकस दूरी पूछी जा रही है। तो यहां पे हमारा F = r/2 होता है, तो 32/2 आंसर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। और ऑप्शन यहां पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है +8 सेंटीमीटर, बी कह रहा है -8 सेंटीमीटर और सी कह रहा है +16 सेंटीमीटर और डी कह रहा है -16 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिए साइन, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे डी नंबर में माइनस साइन है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, +16 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जो है उसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अवतल और उत्तल। तो इसका परावर्तक सतह वक्रित हो सकता है, एक का होता है अंदर की तरफ, एक का होता है बाहर की तरफ, और दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। तो इसका मतलब है गोलीय दर्पण की जहां बात की जा रही है तो उसमें अंदर या बाहर की ओर दोनों तरफ क्या हो सकता है, परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग पूछ देता, तब अगर अलग अलग पूछता, अवतल और उत्तल का अलग अलग पूछता तो उसका आंसर अलग होता, लेकिन दोनों क्या है, गोलीय दर्पण का ही पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम उसी से मिलता जुलता आ गया कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ क्या हो, वक्रित हो, उसे क्या कहा जाता है। तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ वक्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहेंगे। तो आप जानते हैं जो अंदर की तरफ होता है उसे अवतल कहते हैं, तो जो बाहर की तरफ होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसके केंद्र को
क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। ये जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। और दर्पण की सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, यही ना होता है ध्रुव, और उसके वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर का कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो इसको एक बार समझ लीजिए। ये है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक ना, और इस गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, ये देखिए ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यही है परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये आपका वृत्ताकार सीमा रेखा है, ये है वृत्ताकार सीमा रेखा, और इसका व्यास क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा का व्यास जो है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। गेट, द्वारक का मतलब क्या? गेट, यहीं से ना प्रकाश एंटर करेगा जी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? द्वारक यानी दरवाजा। ठीक ना, सीधे शब्दों में हम समझे तो द्वारक यही ना हुआ जहां से प्रकाश प्रवेश करेगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो सीमा रेखा का व्यास है, यही क्या कहलाता है? चूंकि यहीं से प्रकाश प्रवेश करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों, आप देखे होंगे टॉर्च जो होता है हम लोग जो घर में यूज करते हैं, और वाहन का जो हेडलाइट जिसको अग्रदीप हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में हेडलाइट कहते हैं, किस दर्पण का बना होता है या उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर आप लोग समझते हैं, जो बाइक होती है हमारी, ये मान लीजिए कि बाइक का हैंडल है, इसी जगह ऊपर में क्या लगा हुआ रहता है? एक मिरर लगा हुआ होता है। जैसा कि आप देखे होंगे यहाँ पे साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है, इधर भी रहता है और इधर भी लगा हुआ रहता है। तो यही कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि ये साइड मिरर क्यों दिया जाता है? कि पीछे की जो गाड़ियां हो वो आपको दिख जाए। तो पीछे में क्या केवल छोटा गाड़ी चलेगा? बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, ट्रक भी चलता है, बस भी चलता है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। तो बड़े बड़े गाड़ियों का इमेज जो होता है, अगर हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण क्या करता है? इमेज को और बड़ा करने का काम करता है, यानी बड़ा ट्रक और बड़ा दिखने लगेगा। हो सकता है उसका इमेज इसमें अटे भी नहीं, क्योंकि छोटा दर्पण यहाँ पे रहता है। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि अगर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का काम होता है कि इमेज को छोटा करके दिखाना, यानी गाड़ी अगर बड़ा भी है फिर भी इस दर्पण के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं कि हाँ पीछे क्या हो रही है, एक गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अगला है प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से, कोई एक वस्तु है, इससे क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है, तो इस वस्तु को आप क्या कहिएगा? जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य को आप क्या कहिएगा? प्रकाश स्रोत कहिएगा, किरण पुंज कहिएगा, दीप्तिमान वस्तु कहिएगा, इनमें से सभी कहिएगा। तो
38 नंबर में आपको बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 का, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की किरण का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ यानी रास्ता, किरणों का जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसको दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो सिंपल है, किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो आप जानते हैं प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 बार आ गया, इससे पहले भी ऊपर में हमें भी सोल्व किए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 में, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम कहां होता है, कांच में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा हुआ रहता है। तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसमें वो पीछे आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब आसानी से देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। परावर्तन का नियम कह रहा है, अपवर्तन का नियम नहीं कह रहा है। देखिए बी नंबर में कह रहा है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। हम अपवर्तन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, परावर्तन की। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो पहले ही छट जाता है, और ये तो हम पढ़े भी नहीं है कि विचलन कोण के बराबर होगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन छांटने का भी एक ट्रिक होता है, उसको छांटने का प्रयास कीजिए पहले ऑप्शन को। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो उसका क्या कीजिए, ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। दिमाग लगाइए कि ऐसा कुछ हम पढ़े हैं जो इससे मिलता जुलता है, तो उस ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए, आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 45 में, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र कौन सा होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, और ऑप्शन नंबर ए में हमारा पहले से ही मौजूद है 1/v + 1/u = 1/f। अगला है 46 नंबर में कह रहा है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना कहलाता है, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ऋजु रैखिक संचरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है, प्रकाश का ऋजु रैखिक संचरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 में कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पहले से ही करेक्ट हो जाएगा, ये सभी जानते हैं हम लोग। दंत विशेषज्ञ 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, दंत विशेषज्ञ यानी दंत चिकित्सा, दांत को देखने वाला जो डॉक्टर होता है, वो मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जब प्रतिबिंब बड़ा होने की बात हो तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 49 नंबर का कि अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो और हम लोग अच्छे से जानते हैं, और ऊपर में भी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ भी आभासी है तथा उल्टा है, तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सी नंबर में देखिए काल्पनिक एवं उल्टा, ये भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 50 नंबर में, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, तो अनंत पर होती है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए, अब देखिए यहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा,
यहां मुख्य फोकस पे रखा हुआ था, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हुई, अनंत पर। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, तो आसान सी बात है, फोकस पर हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। एक किरण अवतल दर्पण पर, किस पर, एक किरण जो है अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसको आप पहले समझिएगा कि परावर्तन का जो नियम होता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर होता है क्या, एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है, एक समतल दर्पण है। चलिए इसको हम सीधा ही बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक ना। अगर इस पे कोई किरण ऐसे आ रही है और इस पे हम क्या करें, एक अभिलंब डाल दें, तो वो किरण देखिएगा आप इस तरीके से चला जाता है। तो जितना एंगल ये किरण, आने वाली किरण जो है, ये इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, जस्ट उतना ही कोण ये किरण यानी जाने वाली किरण, परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ बनाती है। तो इसीलिए हम लोग बोले हैं कि ये नियम है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मान के चलिए हमारे पास अगर ऐसा हो जाए, कभी इंसिडेंट इस तरह का हो जाए कि कोई समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण जो है लंबवत आपतित हो, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण। आपतित किरण जो है ये लंबवत आ रही है, ठीक ना, लंबवत आ रही है, मतलब यहाँ पे आपतन कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। जितना आने वाला कोण किरण जो है अभिलंब के साथ कोण बनाएगा, उतना ही जाने वाला यानी परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बनाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो हमारा परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, वो इसी रास्ते से फिर चला जाएगा, तो वो कितना बनाएगा, वो भी 0 डिग्री ही बनाएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हमको किसमें, अवतल दर्पण में पूछा जा रहा है, तो सेम कहानी उस पर भी लागू होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग अवतल दर्पण में अब देखते हैं कि क्या होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। हम आपको समतल दर्पण में भी करके दिखा दिए। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। चलिए ठीक है, अवतल दर्पण में ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्रधान अक्ष है। अब इस पे क्या होगी कि यहाँ पे मान लीजिए इस जगह वक्रता केंद्र सी है, ठीक। यहाँ पे प्रकाश किरण जो कह रहा है कि इस दर्पण पे क्या होगा, इस अवतल दर्पण पे लंबवत आपतित होगा। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है यहाँ से चली, ठीक ना, कहाँ से चली, अलग कलर से हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। मतलब यहाँ से प्रकाश किरण इस पे चली, ऐसे आई, तो ये प्रकाश किरण जाएगी कैसे, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से चली जाएगी। तो ये जाएगी किससे, ये देखिए यहाँ पे किससे होते हुए गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। अब मान लीजिए कोई किरण जो है यहाँ से ऐसे दर्पण पे लंबवत आपतित हुई है, ठीक ना, तो वो लंबवत अगर आ रही है तो वो फिर जाएगी भी तो इसी एंगल से, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। तो वो कितने एंगल का कोण यहाँ बना रही है, 0 डिग्री से आई और 0 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यानी आपतन कोण उसका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो आया कहाँ से, तो यहाँ से अगर वक्रता केंद्र से गया तो फिर लौटा कहाँ से, वक्रता केंद्र से ही लौट गया। इधर भी अगर आप देखते हैं दर्पण पे लंबवत आपतित होता है तो फिर ये गुजरेगा कहाँ से, तो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको एक बार हम फिर समझाते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है मान के चलिए, और ये हमारा प्रधान अक्ष है और यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब कोई प्रकाश किरण है जो इस दर्पण पर क्या हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। प्रकाश किरण है ये दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ये किरण जो है जितने एंगल का, यहाँ जितना एंगल इस दर्पण के साथ बना रहा है यानी अभिलंब के साथ बना रहा है, सेम
मतलब जाने वाला किरण जितना एंगल बनाया उसके बाद रिटर्निंग एंगल भी उतना ही हो जाएगा। तो रिटर्निंग भी इसी रास्ते से होगा, जहां से गया वही रास्ते से आएगा। तो जाएगा कहां से, जहां से गया वहीं से ना आ रहा है, तो कहां से, तो वक्रता केंद्र से। आप इधर भी अगर मान लीजिए इधर भी हम लंबवत यहाँ पे आपतित करा रहे हैं इस दर्पण पे, तो आप जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो जितने कोण से आया उतने ही कोण से ना वापस होगा, तो इसी रास्ते से फिर लौट के चला जाएगा। तो कहां से गुजर रहा है, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। मान के चलिए हम इधर नहीं तो इधर हम करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रकाश किरण यहाँ से चली, इस दर्पण पे लंबवत आपतित हुई, तो फिर लौटेगी कहाँ, इसी से ना गुजर जाएगी, तो कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। तो याद रखिएगा, जब क्या हो, एक किरण अवतल दर्पण पर क्या हो, लंबवत आपतित हो, तो परावर्तन के बाद किरण जो है कहाँ से गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना, 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। और हमको निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, तो F इक्वल टू क्या होता है, r/2, यानी 100 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है क्या, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अवतल लेंस का आवर्धन। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रकाश के अपवर्तन से आ गया है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है m बराबर क्या होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। क्या होता है, v/u। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 55 का, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक ना। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। आप जानते हैं अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो कहां रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तब न जाकर के वो क्या बनेगा, समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 56 में, सब समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इस बात को याद रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, समान होगी, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं वायु जो होता है उसमें बहुत सारे धूलकण और भी चीजें उसमें मिली हुई रहती हैं, बहुत सारे गैसें भी होती हैं, और निर्वात का मतलब होता है शून्य, जहां कुछ भी नहीं हो, यानी रोकने वाला वहां कोई नहीं है निर्वात में। लेकिन वायु में रोकने वाला है, जो प्रकाश को थोड़ा सा क्या कर देगा, उसकी स्पीड को धीमा कर देगा। तो यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रोकने वाले कण मौजूद हैं। तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज कैसा होता है, पारभासक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्ध पारदर्शक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक या अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको इसमें से चुनना है प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होगी, कांच में होगी, पानी में होगी, लोहा में होगी, निर्वात में होगी। तो आप जानते हैं निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये शून्य है, और इसमें क्या होगा, शून्य से प्रकाश दौड़ जाएगा, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए अगला 60 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कोई दर्पण है, ठीक ना, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा मालूम पड़ता है, सीधा प्रतीत होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि छोटा बड़ा, कुछ नहीं कह रहा है, आवर्धित होता है कि छोटा होता है, ये कुछ नहीं कह रहा है।
केवल ये कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होने का मतलब इमेज कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, ठीक, तो वह दर्पण है। तो हम जानते हैं कि दो ही दर्पण ऐसा है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो वो दो दर्पण कौन से हैं, उत्तल और समतल, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर हम देखते हैं डी में कह रहा है या तो समतल अथवा उत्तल, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है 61 में निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वो कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कौन सा होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 62 में निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होने वाली है। हवा में होगा, जल में होगा, शीशा में होगा, हीरा में होगा। आप जानते हैं कि हवा की अपेक्षा जल हो गया, शीशा हो गया और हीरा हो गया, ये सब एक डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम है, घना माध्यम है। इसीलिए जल, शीशा, हीरा, इन सब में क्या होगा, हवा की अपेक्षा प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। तो इसीलिए हवा में यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, सबसे अधिकतम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 63 में कह रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। कोई वस्तु है, उसकी जो बिंब दूरी हम नापेंगे वो किस में मापेंगे, हम जानते हैं बिंब की बिंब दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ये क्वेश्चन भी दो बार आ गया, इससे पहले शुरू में भी हम सॉल्व किए थे। अगला क्वेश्चन 64 में कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कोई बिंब है, ठीक ना, उसका प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, ठीक ना, कोई वस्तु है, ठीक, उसका जो प्रतिबिंब है उसका आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग शुरू में ही सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या आ गया, दोबारा आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए जो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है उसको आप अपने से आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऊपर में सॉल्व कर चुके हैं, हमने आपको सॉल्व करवाया है, तो आपके दिमाग में तो होना ही चाहिए। आप अपने से पहले वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करवाइए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक ना। तो इस तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगला है 65 में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 यानी 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और इसका क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो F इक्वल टू R बाय 2, तो 32/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यही ना होगा। तो फोकस दूरी जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर का कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो हमारे पास क्या है कि एक अवतल दर्पण है, क्या है जी, एक अवतल दर्पण है। हम कलर चेंज कर देते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक ना। इस अवतल दर्पण के सामने क्या है कि हमको क्या करना है, एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो है, जो वस्तु है वो कहीं अनंत पे रखा हुआ है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ है, अनंत पे रखा हुआ है। तो अनंत पे रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरण जो होती है वो जब अवतल दर्पण पे आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से जब गुजरती है, ठीक ना। तो जितनी भी किरणें यहाँ से आती हैं वो सारी की सारी किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पे आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है, फोकस पे आकर के मिलती है। ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। जितने भी किरण आएंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पे उस वस्तु से आने वाली जितनी भी किरणें होंगी वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पर आकर के मिलती हैं। तो जब वस्तु क्या हो, अनंत पे स्थित हो, ठीक ना,
और अनंत पे स्थित होने के बाद जब उस वस्तु से प्रकाश किरण अवतल दर्पण पे आकर के टकरा करके वो परावर्तित होती है, तो वो कहाँ पे टकराती है सारी किरणें? वो मुख्य फोकस पे टकराती हैं। और हम यहीं पे क्या करते हैं, एक पर्दा पर्दा अगर यहाँ पे लगा हुआ हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आप देखिएगा कि अनंत से आ रही प्रकाश किरण का जो मतलब अनंत पे रखी हुई कोई वस्तु है उससे जो प्रकाश किरण आ रही है उसका प्रतिबिंब आप देखिएगा वो कहाँ मिलता है, वो उसके फोकस पे प्राप्त होता है। तो यहीं पे पर्दा लगाइएगा फोकस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो अब हमें क्या पता करना है कि उस वस्तु का यानी द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, वस्तु को जो हम रखे हैं, तो इस दर्पण के द्वारा जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी प्राप्त करना है। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्वेश्चन भी कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण की फोकस दूरी को हमें निर्धारित करना है। तो आप जानते हैं अनंत से आ रही प्रकाश किरण कहाँ पे मिली है? फोकस पे मिली है। तो हमको फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या मापने की जरूरत है? तो आप देखिए फोकस पे ही ना प्रतिबिंब बना, फोकस पे प्रतिबिंब बना मतलब वहीं पे पर्दा लगा हुआ होगा तभी तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो यानी पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी को अगर हम माप दे तो हमको फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी यानी एफ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है? दर्पण तथा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन में कह रहा है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या मापने की जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने की जरूरत। ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने की जरूरत, क्योंकि अभी तुरंत समझाया कि एक अवतल दर्पण है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा प्रधान अक्ष है और इसमें अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, उससे प्रकाश किरण आई और यहाँ से इस दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हुई? फोकस से गुजरी। फिर एक किरण आती है, वो भी टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? यहीं फोकस से गुजरती है। और किरण आती है, वो भी टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? यहीं मुख्य फोकस पे उन सब का क्या होता है, यहाँ पे वो सारे आकर के मिल जाते हैं। और जहाँ पे सारे प्रकाश किरण उस वस्तु से आने वाले आकर के एक जगह मिल जाते हैं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एक पर्दा लगाना होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह भी रहा है कि एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो हम यहाँ पे पर्दा लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको इमेज जो है वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। और आप देखिए ये क्या है? फोकस से गुजरा हुआ है, फोकस पे ही सब कटा है आकर के प्रकाश किरण। तो यहाँ पे ही पर्दा लगा है, यहीं पे इमेज मिल गया। तो यहाँ से पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी की माप अगर हम निकाल दें, क्या निकाल दें? ये पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी की माप निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य, ठीक ना, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, वर्ण का मतलब होता है रंग, और किस रंग का तरंगदैर्ध्य? दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जो प्रकाश हम देखते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जो हमें दिखाई देती है उसकी बात की जा रही है। तो उसमें किस वर्ण का यानी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? हम जानते हैं लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम होता है। किसका? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है दृश्य प्रकाश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? वो जो रंगों की पट्टी होती है, जिस पर्दे पर हम रंगीन पट्टी, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है उसका श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके पीछे, प्रिज्म के पीछे लगे हुए श्वेत पर्दे पर जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसी श्वेत पर्दे को, उसी रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो होता है, मान लीजिए ये पर्दा है जिस पर कलर प्राप्त हुआ है, तो इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग उपस्थित रहता है? तो आप जानते हैं कौन सा रहता है? बैंगनी रंग उपस्थित रहता है। ये जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का चैप्टर से क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिए हैं, ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एक व्यक्ति है, उसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। उस व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब व्यक्ति की लंबाई है 1.5 मीटर और वो व्यक्ति क्या चाह रहा है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देख ले, ठीक ना। और उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी रखनी होगी? तो हम जानते हैं कि कोई
व्यक्ति जो है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.5 मीटर का व्यक्ति है और इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसमें, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उसकी आधी हाइट का, क्या करना होगा, उसकी जितनी उस व्यक्ति की हाइट है उसकी आधी हाइट का दर्पण लेना होगा, यानी 1.5/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू जो होता है R/2 होता है, ठीक ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो वही कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जो है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। कितनी होती है, दुगुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और अन्य सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम लोग डील करेंगे और डिटेल में अध्ययन भी करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बने रहें डीसीसी क्लासेस के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।